जय हिंद साथियों, नमस्कार और सभी झाबुआ वासियों को राम राम। मैं रजत सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आप सभी का सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जिलेवार श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं उसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंदौर संभाग का जिला झाबुआ जिला। और झाबुआ जिले के बाद में अंतिम जिला बचेगा जो इंदौर संभाग का रहेगा, वो रहेगा स्वयं इंदौर जिला। तो इस कड़ी में अगर देखा जाए तो इंदौर संभाग के अंतर्गत जो जिले आए हैं प्रमुख रूप से वो खास तौर पर आदिवासी बहुल जिले रहे हैं, जैसे खंडवा हो, खरगोन हो, और आपका बुरहानपुर हो, अलीराजपुर हो, बड़वानी हो, धार, यहां तक हमने आदिवासी बहुल जिले पढ़े हैं। अब झाबुआ जिले के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो झाबुआ के बाद हमें इंदौर पढ़ना है, और झाबुआ के बाद इंदौर जब पढ़ेंगे तो हम ये माने कि अब झाबुआ जो है आदिवासी बहुल अर्थात सघन मात्रा में जो निवास करते हैं आदिवासी भाई, उसका ये अंतिम जिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक इस लिहाज से जरूर देखें, सभी झाबुआ वासी और सभी मध्य प्रदेश को जो पढ़ना चाहते हैं वो, क्योंकि मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा भील जनजाति के वो सारे प्रश्न कवर करवाऊंगा जो 2016-17 की परीक्षाओं में और उससे पहले पीएससी, जेल प्रहरी, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भील जनजाति को मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी भील जनजाति के बारे में हम इसी झाबुआ जिले के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों मेरे, तो शुरुआत करता हूं मैं झाबुआ जिले की। तो झाबुआ जिले में आप फिर से नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो भाई, आराम से, बड़े प्रेम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। ये मध्य प्रदेश का अगर नक्शा है तो इसमें आपको मध्य प्रदेश के नक्शे को बनाने का एक ही मतलब है। मतलब यह है कि आप उस नक्शे में उस जिले की स्थिति को समझे कि वो कहां है। मतलब कि यदि कोई विद्यार्थी ये यहां पर बैठा है सिंगरौली में और वो मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश के जीको को पढ़ रहा है सिंगरौली अर्थात एक कोने में, झाबुआ अर्थात दूसरे कोने में, तो उसका इस जिले से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश के नक्शे को देखकर पढ़ता है तो उसे एक आभास हो जाता है कि हम बहुत दूर के अर्थात एक आदिवासी बहुल जिला पढ़ रहे हैं। दोस्त मेरे, जो जे लिखा हुआ ये है झाबुआ जिला, ये स्थिति बता रहा हूं। उसके पड़ोसी राज्य जिलों की अगर बात करें तो देखिएगा, पड़ोसी जिलों में झाबुआ के पूर्व में देखोगे तो धार जिला आता है, डी फॉर धार। इसके उत्तर में देखोगे तो आर फॉर रतलाम जिला आता है। इसके नीचे आता है, दक्षिण में आता है अलीराजपुर जिला। समझ में आ रहा है? तो तीन जिले, अलीराजपुर, धार और रतलाम, तीन जिलों की सीमा झाबुआ जिले की सीमा को छूती है। अब यहां से हमें देखना है कि ये झाबुआ जिले की खासियत यह है कि ये दो राज्यों की सीमा को छूता है। दो राज्यों की सीमा को, कौन कौन से? एक जो ये वाली ब्लैक डंडी दिख रही है, इसे मैं वापस से मिटाकर दोबारा बना रहा हूं। ये जो ब्लू वाला सर्कल यहां पर इसके ऊपर देखिए, ये है राजस्थान जिला राज्य, और इधर बात करते हैं गुजरात की। अर्थात झाबुआ जिला दो राज्यों की सीमा को छूता है। पहले ही प्रश्न, यहां से प्रश्न कैसे नोट करना, ये पहला प्रश्न नोट करो। झाबुआ जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात दो राज्यों की सीमा को छूता है। दाहोद करके जिला आता है जो गुजरात का है, और बांसवाड़ा जो जिला आता है वो राजस्थान का था। राजस्थान का बांसवाड़ा इसे झाबुआ को छूता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे दोस्त? जब अलीराजपुर और झाबुआ एक हुआ करते थे, अर्थात 2008 में जब अलीराजपुर का गठन झाबुआ से अलग होकर नहीं हुआ था, तब यह स्थिति कुछ अलग थी। तब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों के तीनों राज्य एकमात्र जिले झाबुआ को छूते थे। ये स्थिति बता रहा हूं मैं 2000 से लेकर 2008 अर्थात 2008 से पहले की, जब अलीराजपुर जिला नहीं बना था। क्यों? क्योंकि झाबुआ का ही दक्षिणी जो भाग है अलीराजपुर है, और उससे छूती है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा। जब अलीराजपुर नहीं बना था तब महाराष्ट्र भी झाबुआ को ही छूता था। अर्थात गुजरात और राजस्थान की सीमा झाबुआ को छूती है, और 2008 से पहले गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र तीन राज्यों की सीमा झाबुआ को छूती थी। समझ में आ रहा है? अब ये झाबुआ का एक, यहां पर आप इसका खुद का नक्शा देखिए, ये है झाबुआ जिला, और झाबुआ जिले की ये है तहसीलें, और कुल तहसीलें हैं 6। कहीं कहीं आपको नक्शे में मिलेगी 5, तो उसका कारण यह है कि वो नक्शे में अभी अपडेट नहीं हुआ है। वो क्या है कि रामा 2017 में झाबुआ जिले की सबसे नई तहसील बनाई गई है। तो याद रखिएगा, झाबुआ जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 6। कौन कौन सी? तो सबसे बड़ी तहसील यहां पर दिख रही है आपको, पेटलावद। अब सबसे बड़ी मैंने क्यों बोला? क्योंकि झाबुआ जो है उससे अलग हो गया है रामा। तो एक है पेटलावद, एक है थांदला, तीसरा है मेघनगर, चौथा है झाबुआ,
पांचवा है रानापुर और छठा है रामा। छठा रामा सबसे नई तहसील 2017 में बनाई गई। तो झाबुआ जिले में तहसील कितनी मेरे दोस्त? 6 तहसील है। कितनी है? 6 तहसील। कब बनी? 2017 में। इससे पहले अभी धार में मैंने आपको बताया था कि नई तहसील पीथमपुर बनी है। अब मैं झाबुआ में बता रहा हूं कि रामा नई तहसील बनाई गई है। ठीक है दोस्त, आइए इधर गठन की अगर बात करते हैं तो गठन हुआ था इसका 1956, अर्थात जब राज्यों का गठन हो रहा था तो मध्य प्रदेश जब बनाया गया 1 नवंबर 1956 को, तो झाबुआ यथावत उसमें शामिल कर दिया गया था। लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशो की, तो यहां पर लिखा हुआ है 990 प्रति 1000 पुरुषों पर, अर्थात 990 प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात है, अर्थात महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है, उनकी जन्म दर को दर्शाता है। अगर मैंने लिखा है 5th, इसका मतलब जानिए आप, लिंगानुपात में झाबुआ जिला मध्य प्रदेश राज्य में 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। तो पहला है बालाघाट 1021, अर्थात पुरुष कम महिला ज्यादा। समझ में आ रहा है? फिर है अलीराजपुर 1011, पुरुष कम महिला ज्यादा। फिर तीसरा है मंडला 1009 और चौथा है डिंडोरी 1002 और पांचवा पढ़ रहे हैं आप 990 झाबुआ। तो ये होगा टॉप 5 आपके लिंगानुपात वाले जिले। कुल साक्षरता की अगर बात करें तो साक्षरता में स्थिति थोड़ी दयनीय है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा दयनीय है। क्यों? 43.30%, 43.30%। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले अलीराजपुर के बारे में जब पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था कि अलीराजपुर जिले की जो साक्षरता है वो प्रदेश में सबसे निम्न है, महिला हो पुरुष हो या ओवरऑल हो। अब दूसरे नंबर पर है झाबुआ, क्योंकि झाबुआ से तो अलीराजपुर हुआ, तो झाबुआ जिला साक्षरता में प्रदेश में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है मेरे भाई। जनसंख्या वृद्धि दर, ये शब्द अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप इसका ग्रोथ रेट समझिए कि ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। 10 साल के भीतर इस जिले में जनसंख्या कितनी बढ़ती है वो ये बताना चाह रहा है। कितनी बढ़ती है का मतलब मान के चलो इसकी है 30.70%। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जिले में जनसंख्या 100 है, कितनी है? 100 है, तो 10 साल के बाद में जनसंख्या कितनी होगी? तो मान के चलो लगभग इसका 30 से 31% बढ़ जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 30 इसमें और जोड़ दो, अर्थात 10 साल के बाद जनसंख्या 130 होगी। ये है ग्रोथ रेट, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर। समझ में आ रहा है? तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 30.70, और इसे मार्क कर लो, इसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि दर पूरे मध्य प्रदेश राज्य की दूसरी सबसे ज्यादा है। ये लिखा हुआ है सेकंड, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है दूसरे नंबर पर झाबुआ जिले में। अब प्रश्न आता है कि पहले नंबर पर कौन है? तो उत्तर होगा मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर 32 कुछ है, 32.4%, 32% के साथ मंदसौर पहले नंबर पर है और 30.70 के साथ जनसंख्या वृद्धि में झाबुआ दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। एससी अर्थात जिसे कहते हैं आप अजा, अनुसूचित जाति, अर्थात एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट। एससी की न्यूनतम जनसंख्या, यह प्रश्न मुझसे धार जिले के वीडियो में कोई प्रश्न पूछ चुका है, अब मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं। ये प्रश्न बहुत घूम फिर कर आते हैं, सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये अच्छे से याद कर लो। अलीराजपुर, धार और झाबुआ जिले को क्रमवार बार बार देख लो आप। न्यूनतम एससी जनसंख्या है, अर्थात शेड्यूल कास्ट में सबसे कम जनसंख्या यहां पर आपको मिलेगी, एवं न्यूनतम प्रतिशत एवं बाय परसेंटेज भी सबसे कम 1.4%, 1.4% जनसंख्या एससी की, एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट की निवास करती है। कहां पर? झाबुआ जिले में। मतलब एससी जनसंख्या में झाबुआ जिला न्यूनतम में सबसे नीचे है। अगर इसको प्रश्न बदले, एससी जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ, लेकिन एससी जनसंख्या में अधिकतम जनसंख्या इंदौर। एससी जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या तो भी उत्तर झाबुआ, लेकिन एससी जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत में तो उज्जैन। समझ में आया दोस्त? एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स, अजजा अनुसूचित जनजाति के निवास के आधार पर कुल जनसंख्या में तीसरा स्थान है, क्योंकि पहला है धार, दूसरा है बड़वानी और तीसरा पढ़ा रहा हूं झाबुआ, और ये सब जिले अब हो जाएंगे कंप्लीट। प्रतिशत में दूसरे नंबर पर है,
अर्थात बाय परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर दूसरा अर्थात 87% के साथ सबसे ज्यादा एसटी निवास करते हैं यहां पर अनुसूचित जनजाति। अब इसको और दूसरे तरीके समझो, जनसंख्या में अगर ये तीसरा है एसटी में तो पहला कौन सा है, पिछला वीडियो देखो, धार जिला उत्तर मिलेगा। यदि प्रतिशत में ये दूसरा बड़ा जिला है एसटी की तो पहला कौन है, उससे पहले का और वीडियो देखो, अलीराजपुर पहला उत्तर मिलेगा। ठीक है, आइए मारवाड़ के राव जोधा जी, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको झाबुआ का इतिहास। मारवाड़ के राव जोधा जी के पांचवें पुत्र, मारवाड़ की बात कर रहा हूं अर्थात राजस्थान का, और ये जो देखो ना राजस्थान से सीमा लगती है, ये सब मारवाड़ क्षेत्र में आता था। ये नीमच, मंदसौर, रतलाम ये मारवाड़ के हिस्से हैं। मारवाड़ के राव जोधा जी के पांचवें पुत्र भीड़ जी, क्या नाम था, भीड़ जी, झाबुआ शासक परिवार अर्थात झाबुआ में जो जो शासक हुए उनके परिवार की देखी जाए तो ज्ञात शासक माने जाते हैं। कौन से, पहले, ये एक अनुमान लगाया जाता है और जो कुछ इतिहास मिलता है उससे अनुमान लगाया जाता है कि झाबुआ शासक परिवार के पहले शासक भीड़ जी थे और इन्हीं के वंशज अर्थात राव जोधा परिवार के वंशज कुंवर केशवदास या किशनदास, ये आप इसे मार्क कर ले, कुंवर केशवदास या किशनदास, कुंवर केशवदास या किशनदास ने 1584 ईस्वी में झाबुआ की स्थापना की थी। झाबुआ की स्थापना कब की थी और किसने की थी, तो ये यहां पर देखिएगा 1584 ईस्वी में झाबुआ की स्थापना की थी केशवदास या किशनदास ने। बहादुर सागर झील के किनारे ये शहर 16वीं शताब्दी में स्थित था। ध्यान से सुनिएगा, जब के कुंवर केशवदास किशनदास ने इसकी स्थापना की थी तो वर्ष मैंने लिखा है 1584, तो शताब्दी हुई 16वीं शताब्दी। उस समय पर यह शहर सुंदरता के साथ बहादुर सागर झील के किनारे बसा हुआ था और इसी बहादुर सागर झील के उत्तर छोर पर देखोगे तो राजा महल है। राजा का महल और राजा के महल की दीवारें मिट्टी की दीवारें हैं, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहां से बने कि बहादुर सागर झील कहां है, तो उत्तर देने में आसानी होगी, झाबुआ में है। प्रथम भील राजा, ये तो हमने बात की इसकी स्थापना की, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये भीलों का गढ़ है झाबुआ जिला। झाबुआ जिला अनुसूचित जनजातियों का गढ़ है, उसमें साथ ही याद रखिएगा भील जनजाति का गढ़ है। तो राजा कुसुमर जी, समझ में आ रहा है, जो भील जनजाति के भाई है। यदि आपको लग रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन और किस नाम से है या फिर इस नाम में थोड़ी सी तब्दीली है तो आप बेहतर जानते हैं। प्रथम भील राजा कुसुमर जी, जिन्हें आज भी भील जनजाति पूजती है, ये प्रथम भील राजा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भील राजा में प्रथम की। 1300 ईस्वी की बात करो तो भील राजा सुखजी भील का शासन 1300 ईस्वी में रहा है। अब मैंने सुखजी भील की बात क्यों की जबकि मैं कुसुमर जी की बात कर चुका हूं। सुखजी भील की बात इसलिए की क्योंकि इनका ही समय था जिसके समय पर भील जनजाति और राजपूतों के संबंध बहुत अच्छे रहे थे और ये संबंध इन्हीं कारण बने थे जो आखिर में जाकर महाराणा प्रताप के साथ में भील जनजाति जुड़ती है अकबर के खिलाफ। पहले झाबुआ की बात करें, पहले झाबुआ वनांचल 5 भागों में विभाजित था, जिसका सबसे बड़ा भाग भगोर रियासत थी। भगोरिया जो आप जानते हैं ना, मेला लगता है, भगोर रियासत, 5 सबसे बड़े भाग में भगोर रियासत थी। झाबुआ ब्रिटिश राज के अंतर्गत, झाबुआ जो था ब्रिटिश राज के अंतर्गत भोपावर एजेंसी में आता था। और भोपावर एजेंसी की बात करो तो ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये कहलाता है मध्य भारत क्षेत्र। क्या कहलाता है? मध्य भारत क्षेत्र। पढ़ा होगा आपने पहले लेक्चर जिसमें आपको पता चलता है मध्य भारत क्षेत्र की दो राजधानियां थी, एक इंदौर, छेमा, ग्वालियर। समझ में आ रहा है? तो इसकी बात कर रहे हैं। झाबुआ ब्रिटिश राज के अंतर्गत भोपावर एजेंसी अर्थात मध्य भारत के हिस्से में था और उस रियासत की राजधानी था झाबुआ। 1927 अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1927 में झाबुआ को मालवा प्रांत, ये दिख रहा है ना आपको, ये आपको दिख रहा है रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, राजगढ़, देवास, इंदौर, ये धार का उत्तरी धार, ये सब मालवा में आते, तो ये झाबुआ भी। तो यहां पर देखिएगा 1927 में झाबुआ को मालवा प्रांत का हिस्सा बनाया गया। कब बना? 1927 में मालवा प्रांत का हिस्सा। साथ ही याद रखिएगा 1942 में 1942 में इस झाबुआ रियासत के अंतिम शासक, सुनना, पहले शासक केशवदास या किशनदास, अंतिम शासक राजा दिलीप सिंह जी।
1942 में दिलीप सिंह जी अंतिम शासक बनाए गए और इन्हीं के समय में 15 जून 1948, झाबुआ की जानकारी रखने वाले ध्यान से सुने, 15 जून 1948 को इस झाबुआ जिले को झाबुआ रियासत को झाबुआ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और भारतीय संघ में शामिल किया इस झाबुआ को तो ये आ गया मध्य प्रांत अर्थात मध्य भारत के क्षेत्र में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखना 1948 में झाबुआ भारतीय संघ में शामिल हो गया। जब भारत आजाद हुआ था तो रियासतों का एकीकरण चल रहा था, तो उन एकीकरण में झाबुआ रियासत मध्य भारत में शामिल कर ली गई, जिसके राज्य प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया, अपने जो ग्वालियर के थे, याद रखिएगा। जो राजा दिलीप थे ये अंतिम राजा रहे, अंतिम शासक रहे झाबुआ रियासत के। इन्हीं के नाम पर एक एंट्री गेट बना हुआ है, दिलीप गेट कहते हैं। झाबुआ में पूछा जाए, जिस तरह से पूछते हैं ना कि दिल्ली दरवाजा कहां पर है, औरंगजेब दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, हम मांडव उत्तर देते हैं। याद रखना दिलीप गेट कहां पर है, तो वो उत्तर होगा आपका झाबुआ। अब देखिए झाबुआ कोर्ट की अगर बात करें तो झाबुआ कोर्ट 1941 में बनाया गया था। झाबुआ के नाम से झाबुआ कोर्ट 1941 में, आज भी झाबुआ कोर्ट परिसर में आप देखोगे झाबुआ कोर्ट 1941 उसमें वर्ष लिखा हुआ है। ये प्रमुख जानकारी मैंने आपको दी, इसके सिर्फ इतिहास से संबंधित। अभी झाबुआ के बारे में हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, जनसंख्या वाले, जनसंख्या वृद्धि, अनुसूचित जाति जनजाति, एसटी एससी का आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझ कर पढ़ो। और ध्यान से सुनना भाई, जो विद्यार्थी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले एक दो वीडियो देखे हैं, अगर आपको पूरा एमपी पढ़ना है और पूरे एमपी में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तो आपको पूरी मदद मिलेगी इस संस्थान की तरफ से। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और MPGKY शेखावत सर करके एक फाइल बनी हुई है, उस फोल्डर में जाने के बाद में आपको सारे के सारे वीडियो, पहले वीडियो से लेकर झाबुआ जिले तक सारे मिल जाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं आपको और पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्त मेरे, अब हम पढ़ते हैं कि ये मैं रफ कर रहा हूं इसे। अब मैं आपको बताता हूं कुछ खास चीजें, अर्थात इसका इतिहास आपने पूरा समझा है। उम्मीद है आप इसे फिर से दोबारा पढ़ने के बाद में अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कुछ खास चीजें जो करंट में जुड़ गई है इसमें, और प्रश्न बनते ही बनते हैं, झाबुआ जिले से संबंधित है। एक प्रश्न याद रखिएगा झाबुआ जिले से संबंधित। झाबुआ जिला, ये आपको पढ़ा रहा हूं मैं झाबुआ जिले के बारे में, कि झाबुआ जिला और सीहोर जिला, झाबुआ और सीहोर में दोनों में एक साथ। अब मैं झाबुआ पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं झाबुआ की बात कर देता हूं, सीहोर पढ़ाऊंगा तब मैं एक बार और इसे बता दूंगा, ठीक है ना। झाबुआ जिला और सीहोर जिला में बात की जाए तो झाबुआ यूएन वुमेन प्रोग्राम, यूएन वुमेन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला जिला बना। अर्थात प्रदेश का पहला जिला जहां पर यूएन वुमेन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महिला प्रोग्राम, महिला कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया, वो दो जिलों में किया गया। एक तो है झाबुआ और साथ ही में याद रखिएगा आप सीहोर। कौन सा याद रखेंगे आप? सीहोर जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और बता दूंगा। दूसरा प्रश्न याद रखिएगा इसमें दूसरा प्रश्न है कि झाबुआ जिले को नगरीय जलापूर्ति के बेस्ट प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया। सुनो ध्यान से, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का प्रथम नंबर पर ऐसा जिला है जहां पर नगरों में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी तरीके से जल आपूर्ति की जाती है। अर्थात शहरों में, जो झाबुआ के जो शहरी क्षेत्र है उसमें जल की पूर्ति कराना, अर्थात पानी की टंकी, नलों की व्यवस्था, समय समय पर घरों में पानी की व्यवस्था होना, जल आना, समझ में आ रहा है। तो नगरीय जल आपूर्ति में मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पर झाबुआ जिला है, और इस अच्छे काम के लिए इसे एक पुरस्कार भी मिला है जिसका नाम है हुडको पुरस्कार। तो ये हो गया करंट का क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि हाल ही में हुडको पुरस्कार किस जिले को दिया गया है, तो वो होगा आपका झाबुआ जिला। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। यहां पर एक औद्योगिक केंद्र है दोस्त, औद्योगिक केंद्र है तो याद रखना कौन सा औद्योगिक केंद्र? मेघनगर औद्योगिक केंद्र, मेघनगर औद्योगिक केंद्र।
मेघनगर औद्योगिक केंद्र, ये देखो मेघनगर, ये थांदला के नीचे जो तहसील दिख रही है, मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहां पर है, तो ये भी झाबुआ में। साथ में याद रखिएगा मयूर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क से प्रश्न आते हैं। मयूर अभ्यारण्य कहां पर है, मेघनगर में है। मेघनगर, इसे याद रखना बहुत आसान है। कैसे, मयूर अर्थात होता है मोर। मुझे बताओ मोर कब नाचता है, बहुत धूप निकलती है तब नाचता है, मेघ बरसते तब नाचता है। मेघ बरसते अर्थात बारिश सावन ये आ गया है। मेघनगर, मेघ से याद रखना मोर, तो मयूर अभ्यारण्य कहां पर है, मेघनगर में है। समझ में आया कि नहीं आया। झाबुआ जिले की खासियत याद रखिएगा, झाबुआ जिले की खासियत है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट उत्पादन की बात करें तो ये रॉक फॉस्फेट एक खनिज है, इसके लिए झाबुआ जिला अग्रणी है। मैं आपको झाबुआ जिला अग्रणी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि विकल्प के आधार पर उत्तर देना उचित समझे। जब ये नहीं रहेगा तो आपका उत्तर सागर जिला होगा, क्योंकि पिछली परीक्षाओं ने सागर जिले को भी पहले नंबर पर उत्तर माना है। मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, बाद में आप ये ना सोचे कि सर हमें डाउट हो रहा है। मैं कह रहा हूं रॉक फॉस्फेट में कई किताबें तो ये तक देती एकमात्र जिला, गलत है। एकमात्र जिला नहीं रॉक फॉस्फेट उत्पादन में झाबुआ, कहीं कहीं पर सागर भी इसका उत्तर पहला है। तो विकल्प आप देखकर उत्तर लगाइएगा। रॉक फॉस्फेट हुआ, फिर डोलोमाइट हुआ, रॉक फॉस्फेट हुआ, डोलोमाइट हुआ, ये सारे, और एक और आपने सुना होगा एस्बेस्टास, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास। तो ये है झाबुआ जिले के खनिज, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, एस्बेस्टास खनिज में अग्रणी है। कौन सा जिला बात कर रहे हैं हम, झाबुआ जिले की। मैं इसे रफ कर दूं मेरे दोस्त, झाबुआ जिले में यूएन वुमेन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला जिला, नगरीय जल आपूर्ति के लिए हुडको पुरस्कार झाबुआ जिले को मिला, मेघनगर औद्योगिक केंद्र है, मेघनगर में मयूर अभ्यारण्य है, और रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, एस्बेस्टास में अग्रणी जिला है। कौन सा जिले की बात कर रहे हैं हम, झाबुआ जिले की। अब झाबुआ जिले के संदर्भ में एक प्रश्न तो आपको बड़ा याद आता है, जब मैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो बच्चे उछल उछल के मजे लेते हैं, उन्हें मजा आता है सुनने में, वो उनके मुंह में पानी आता है, वो नई नई विधियां बताते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो विधि क्यों बताते हैं, नाम ही कुछ ऐसा है, कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा, अर्थात कड़कनाथ मुर्गे अर्थात कड़कनाथ चिकन को 1 मई 2018 को जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग दिया गया। याद रखिएगा, जीआई टैग दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का सबसे नया, मध्य प्रदेश को दिया गया सबसे नया और प्रदेश का 7वां जीआई टैग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रदेश का सबसे नया और प्रदेश का 7वां जीआई टैग है, कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया जीआई टैग। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पहले लफड़ा ये सुलझाओ, जीआई टैग क्या है। जीआई टैग ही नहीं पता हमको। जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेतक होता क्या है मेरे दोस्त, यदि कोई एक वस्तु या कोई एक ऐसे कृषि पदार्थ, चाहे कृत्रिम चीजें हो, चाहे वो कोई जीव हो जैसे कि मुर्गा हो गया, चाहे कोई व्यंजन हो, चाहे कोई फल हो, आम हो, जलेबी हो, कपड़ा हो, साड़ियां हो, समझ में आ रहा है, कोई वस्तु हो, कांच का सामान हो, ऐसी चीजें जो कई वर्षों से वहीं पर या तो बनाई जा रही है या फिर उस जगह की, उस स्थान की पहचान है वो, तो उस स्थान की पहचान के कारण क्या होता है, वो चीज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो उसकी लोग नकल करते हैं। नकल करते हैं तो क्या होता है, नकल करते हैं तो उसकी क्वालिटी जब कहीं कहीं बिगड़ती है तो उसका नाम खराब होता है। जीआई टैग जो है, जीआई टैग एक्ट भारत में 1999 लगता है, अर्थात 1999 लगता है। 2003 की बात की जाए तो भारत में 2003 एक्ट लागू होता है और सबसे पहले भारत का सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। हाल की कंडीशन में भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य के पास है। यह जीआई टैग 10 साल के लिए मान्य होता है और 10 साल के बाद वापस इसे रिन्यू करवाना होता है। 10 साल तब नहीं गिने जाते हैं जिस तारीख को जीआई टैग मिला, 10 साल तब गिने जाते हैं जब जीआई टैग के लिए आपने आवेदन दिया। तो याद रखना, अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसको जीआई टैग 2018 में मिला तो इसका जीआई टैग 2028 तक रहेगा, आप गलत सोच रहे हैं। 8 फरवरी 2012 को कड़कनाथ मुर्गे के लिए झाबुआ जिले के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जीआई टैग के लिए आवेदन दिया था
और इसे 1 मई 2018 को जीआई टैग मिल गया, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है ना शुरुआत 8 फरवरी 2012 से हो गई है। इस कारण से याद रखिएगा जीआई टैग जो कड़कनाथ चिकन का है वो 7 फरवरी 2022 को समाप्त हो जाएगा। 7 फरवरी 2022 को जीआई टैग समाप्त हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त? 10 साल के लिए रहता है। जीआई टैग मिलने से उस वस्तु की नकल नहीं हो सकती है। जीआई टैग मिलने से बिना लाइसेंस लेकर कोई भी व्यक्ति इस नाम की दुकान नहीं चला सकता। आप जहां रहते हो आसपास देखना, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास जीआई टैग नहीं है उसके शॉप पर अगर लिखा हो कड़कनाथ चिकन तो वो अपराधी माना जाएगा। समझे? इससे आर्थिक एवं दंड दोनों इसमें अपराध की श्रेणी में आता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम विश्व का दूसरा फैन ऑन कर दो यार भैया। विश्व का दूसरा एवं भारत का पहला, विश्व का पहला है, विश्व का दूसरा है और भारत का पहला। क्या बात कर रहे हैं? विश्व का दूसरा और भारत का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहां पर है? झाबुआ। सुनिएगा, पुनः सुने भाई। विश्व का दूसरा, भारत का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र झाबुआ जिले में है। तो ये भारत का तो पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये दुनिया का दूसरा है, तो दुनिया में पहला कौन है? तो याद रखिएगा विश्व का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा कहां पर है? झाबुआ में। याद रहेगा। झाबुआ जिले को एक नई सौगात दी गई है, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न क्या होगा कि झाबुआ की प्रसिद्धि का एक कारण और समझिए। झाबुआ की प्रसिद्धि का कारण है बांस से बनाए जाने वाले जो हस्तशिल्प, मतलब हाथ से बनाए जाते हैं जिसमें बांस की लकड़ी का सहारा लिया जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर गुड़िया व बांस के खिलौने हेतु प्रसिद्ध। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुड़िया निर्माण कारखाना कहां पर है? तो गुड़िया निर्माण कारखाना झाबुआ जिले में है। यह प्रश्न आप याद रखें। गुड़िया निर्माण कारखाना कहां पर है? झाबुआ जिले में है। और बांस के खिलौने कहां पर? तो बांस के खिलौने के लिए भी प्रसिद्ध कहां पर है? ये झाबुआ जिला है। हाँ, ये जो गुड़िया है, झाबुआ की जो गुड़िया है, इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? झाबुआ जिले की गुड़िया कारखाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, सत्यादि शर्मा क्लासेस का एक एप्लीकेशन भी जो आप देख पा रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं सत्यादि शर्मा क्लासेस के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जाकर सत्यादि शर्मा क्लासेस का खुद का अपना एक एप्लीकेशन है और वहीं पर आपको अध्ययन से संबंधित विभिन्न सामग्री और वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आपको कोई परेशानी आती हो तो कमेंट्स करें। अगला जिला मैं इंदौर पढ़ाऊंगा, उसके संबंध में आप मुझे जो आप जानते हैं उसके संदर्भ में आप अपने विचार बता सकते हैं, अपने प्रश्न आप रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही शानदार चीज़ आपको भील जनजाति। जल्दी 1 सेकेंड में। चलिए दोस्त, अब हम पढ़ते हैं भील जनजाति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भील जनजाति। यहां से सबसे महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न आ जाएंगे। यदि कुछ छूटता है तो आप जो झाबुआ के प्रॉपर रहने वाले हैं या जो भील जनजाति से मेरे भाई बहन हैं वो कमेंट्स कर दे, तो और भी बच्चे उसे पढ़ने के बाद में और कुछ सीख सकते हैं। लेकिन देखिए, जहां से प्रश्न अधिकतर बनते हैं, यूं तो एक अथाह सागर है। भील जनजाति छोटी मोटी जनजाति नहीं है, तो अथाह सागर, इसकी जानकारी लेते रहो तो हम दिन निकल जाएगा। लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने बहुत कोशिश की कि इसमें समाए। भील जनजाति की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसका एक स्क्रीनशॉट लास्ट में लीजिएगा जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। देखो भाई, एक एक शब्द में उत्तर छुपा हुआ है, ध्यान से सुनना। हाँ, भील देश की तीसरी बड़ी, देश की बात कर रहा हूं, भारत देश की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है तथा प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश की पहली बड़ी जनजाति है।
भील जनजाति भारत देश की तीसरी बड़ी जनजाति है तथा प्रदेश की पहली बड़ी जनजाति है। यूं कहे तो सर्वाधिक इसको देखो तो महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में निवास करती है। मुख्यतः भील जनजाति की अगर बात करो तो किताबें ऐसा कहती हैं कि भील जनजाति की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य से मानी जाती है। यूं कहो मध्य प्रदेश ही था, वो 2000 में अलग कर दिया गया, लेकिन सर्वाधिक देखो तो आपके राजस्थान हुए, महाराष्ट्र में निवास करते हैं। और मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखो तो यह लिखा है कि 2011 के अनुसार कुल जनजाति जनसंख्या में कहां पर, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की। कुल जनजाति जनसंख्या में 2011 के अनुसार कुल जनजाति जनसंख्या में 39%, 39% भील जनजाति का योगदान है, जो अनुसूचित जनजाति की संख्या में प्रतिशत के तौर पर है। सर्वाधिक झाबुआ जिले में, ये मैंने आपको यहां पर लिख दिया, इसे मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में भील जनजाति कहां पर होती है, झाबुआ जिले में। भील जनजाति की बात कर रहा हूं, पूरी अनुसूचित जनजाति, वो पूरे वर्ग की, परिवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भील मूलतः द्रविडियन, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारतीय, द्रविड़ मतलब समझ रहे हैं ना, दक्षिण भारतीय। भील मूलतः द्रविडियन है, अर्थात द्रविड़ भारतीय है। द्रविड़ शब्द अर्थात अलग अलग से कहेंगे, देखो द्रविड़ शब्द बील से, जो द्रविड़ शब्द है उसका एक शब्द है द्रविड़ भाषा का बील, अर्थात दक्षिण भारतीय भाषा बील से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और अर्थ लगाया जाता है धनुष। कहते हैं कि द्रविड़ भाषा के जो शब्द है बील, उसका अर्थ होता है धनुष, और उसी से भील जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं आप पढ़ सकते हैं कि संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ भी माना जाता है धनुष। इसका मतलब यह है कि भील जनजाति जो होती है वो धनुर्विद्या में पारंगत होती है। धनुर्विद्या में उनको एकाधिकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल तो बहुत और लोग सीख रहे हैं, लेकिन पारंगत है। भील अच्छे कृषक, अगर किताबों का आंकड़ा देखो तो किताबों का आंकड़ा कहता है कि 50% से भी अधिक, अर्थात 53.4% के लगभग जो भील जनजाति है वो कृषि पर निर्भर है। तो हमने स्पष्ट लिखा है भील अच्छे कृषक हैं, किंतु परंपरागत रूप से देखा जाए तो अच्छे तीरंदाज होते हैं। एक अच्छे तीरंदाज होते हैं भील जनजाति के भाई। भील राजस्थान में शासक भी रहे हैं। भील जनजाति का इतिहास सिर्फ ये जानने को नहीं है कि एक जनजाति और बड़ी, भील जनजाति ने कालांतर में पुराने समय में बहुत राज किए हैं। अपने युद्ध कौशल के दम पर भील जनजाति एक योद्धा जनजाति है। भीलों की जनजाति के संदर्भ पढ़ोगे तो भील जनजाति एक योद्धा जनजाति है, जो कट्टरता के साथ, कट्टरता मतलब कि दुश्मन के प्रति वही भाव रखकर उसके साथ खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और देखा जाए तो राजस्थान में शासक भी रहे, और युद्ध की बात करें तो युद्ध लड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात युद्ध मैदान में एक बार जाने के बाद में फिर करो या मरो की स्थिति में अपना युद्ध लड़ते हैं। राणा पुंजा भील, ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज अंडरलाइन करो और इसे याद रखना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि राणा प्रताप, मैंने आपको बताया था कि भील जनजाति के और राजपूतों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। महाराणा प्रताप को जब अकबर के खिलाफ युद्ध करना था, उसकी सेना के खिलाफ, तब कहते हैं ना कि महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी भी खाई थी। तो उसका ध्यान रखिएगा आप, वो भीलों से मदद चाहते थे और उसका आश्वासन भीलों ने राणा प्रताप जी को दिया था। तो श्री राणा पुंजा भील जी ने महाराणा प्रताप जी के साथ मिलकर, राणा प्रताप जी का साथ दिया और उनके साथ मिलकर मुगल सेना, अर्थात उस समय पर अकबर था, मुगल सेना से लड़े। तो यहां पर देख सकते हैं कि एक युद्ध कौशल वाली जनजाति है, ठीक है ना, निडर जनजाति है। सबसे बड़ी उपजाति भिलाला, भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है, भिलाला है। उमड़ी उपजाति, देखो भिलाला हुआ, उमड़ी हुआ, तड़वी हुआ, भिली हुआ, ये सब उसकी उपजातियां हैं। निवास के स्थान पर जो हुआ, लंगोटी भील हुआ, उजले भील हुआ, कालिया भील हुआ, इस तरह से उनके वर्ग बांटे गए। अब यहां पर देखिएगा, उमड़ी उपजाति भील जनजाति की उपजाति है। अगर आपसे यही पूछ ले कि कौन सी जनजाति की उपजाति है, उमड़ी उपजाति जो भील जनजाति की उपजाति है, दयनीय अवस्था में, मतलब देखो मैंने क्या कहा, तड़वी भील है, भिलाला है, उमड़ी है,
ये सब जो भील की उपजातियां हैं, उन उपजातियों में सबसे पिछड़ी हुई उपजाति के तौर पर उमड़ी उपजाति को पहचाना जाता है। भील जनजाति की एक और उपजाति है जिसे कहते हैं तड़वी भील, और इस तड़वी भील को मुसलमान भील भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मुसलमान भील भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तड़वी भील को। ठीक है ना। ये अगर प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो ये राजस्थान के अजमेर से संबंधित है। ठीक है ना। भील जनजाति का विस्तृत वर्णन जो हम पढ़ रहे हैं ये तो ठीक है। भील जनजाति की अगर सिर्फ एक किताब, अगर सिर्फ भील जनजाति के बारे में मिल जाए तो वो किताब मैं आपको बता देता हूं। भील जनजाति का विस्तृत वर्णन, ये व्यक्ति है जिसका नाम है टीबी नायर। टीबी नायर ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है द भील। कौन सी किताब मेरे दोस्त? द भील नामक किताब में, टीबी नायर की द भील नामक किताब में भील जनजाति का विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। अब आइए एक और अगले प्रश्न पर। भीलों द्वारा पुंजा दरिया, ये मैं आपको अलीराजपुर में भी पढ़ा था। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पुंजा दरिया भीलों द्वारा बनाई जाती है, जो कि अलीराजपुर में आप देखोगे तो वर्तमान में जो जोबट है, कट्टीवाड़ा है, सभी जगह पर पुंजा दरिया भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। यह प्रश्न पूछ लिया गया है, इस कारण से मैं आपको इसमें शामिल कर रहा हूं। निवास स्थल जो भील जनजाति होती है, भील भाइयों का निवास स्थल जो कहलाता है, देखना अब अनुभव से चीज आती है। एक है फाल्या, और उसी को मैंने ऑब्लिक में लिखा है फालिया, क्योंकि किताबों में लिखा रहता है फाल्या, और आप भी पढ़ोगे तो किताबों में आपको मिलेगा फाल्या। लेकिन मैंने जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था तब एक मेरे ही मित्र, एक भाई विद्यार्थी मेरा, वो कहता है सर फाल्या नहीं, वो फालिया होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो किताबों में जब देखा गया तो कहीं फालिया कहीं पर फाल्या है। तो आप जानते हैं भीलों के निवास स्थल को फाल्या या फालिया कहते हैं। और इनके जो निवास स्थल ग्रुप में जो मकान बने होते हैं, वो मकानों को कू कहा जाता है। क्या कहते हैं? कू कहा जाता है। भीलों के मकान को कू और निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है, ये पूछे ही जाते हैं। यहां पर जितने प्रश्न लिखे हैं मेरे पास पहली जगह कम होती है, मैं कोई बिना काम का प्रश्न एक भी शामिल नहीं करूंगा। कृषि की बात करें तो भील भाइयों के द्वारा जो की जाती है कृषि, उस कृषि में एक होती है दजिया, और दजिया तो आपको किताबों में मिलेगी, लेकिन उसका ही नाम होता है झूमटी। समझ आया ना? झूम खेती समझ में आ रहा होगा, झूम खेती आपने पढ़ा है, जिसका नाम बदल दिया झूमटी या झूम खेती या दजिया। अगर आपने झूम खेती समझ लिया तो मैदानी भागों को जलाकर जो खेती की जाती है, मैदानों को जलाया, जलाकर जो राख हुई उसमें खेती कर ली, वो कौन सी होती है? दजिया। एक होती है चिमटा या चिमाता, चिमाता खेती। चिमाता खेती क्या होती है? भील जनजातियों के द्वारा पहाड़ी ढालों पर, जो पहाड़ी होती है ढलानों पर, जैसे चाय के बागान लगते हैं ना, ऐसी ढलानों पर जो खेती की जाती है वो चिमाता कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे आइए। कर्नल जेम्स टॉड, ये नाम भी अंडरलाइन करने लायक है भाई। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। क्या कहा? वनपुत्र कहा। अरे किस जनजाति को कहा? भील जनजाति को कहा। तो प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि किस जनजाति को कर्नल टॉड ने, जेम्स टॉड ने वनपुत्र कहा? भील जनजाति को। भील जनजाति को वनपुत्र किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा? तो वनपुत्र कहा। वो किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। आगे देखेंगे, शहीद टांट्या मामा भील। मामा शब्द जो है भील जनजाति का एक सम्मानी शब्द है। मैंने यहां पर लिखा है प्रिय संबोधन। प्रिय संबोधन, संबोधन का मतलब होता है किसी को आवाज देना या बात करना, बुलाना। शहीद मामा टांट्या भील, जिनकी जन्म स्थली तो हमने पढ़ चुके हैं आपकी खंडवा की पंधाना तहसील, लेकिन बात जब भील जनजाति की हो रही और ऐसे नायक पूजनी की बात ना हो तो फिर बात अधूरी है। जननायक, आदिवासी जननायक मामा टांट्या भील, शहीद टांट्या भील जी को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा कर रखे थे इन्होंने। ठीक है ना। तो ये भील जनजाति में आपको याद रखना है। भीलों का प्रिय संबोधन मामा है, ये भी आपको याद रखना है। मामा टांट्या भील जी के साथ में एक नाम याद रखेगा, शहीद भीमा नायक जी। शहीद भीमा नायक जी, जन्म इनका बड़वानी जिले में हुआ है। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया, बड़वानी जिला भी मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो आप देख सकते हैं, बड़वानी जिले में भी इनका वर्णन मैंने किया है। शहीद भीमा नायक जी की अगर बात करें तो बड़वानी जिले में इनको पढ़ाया, जन्म हुआ है, और इनको कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। जब देखा जाएगा तो शहीद भीमा नायक
इन्होंने ही नर्मदा पार करवाई थी, किसे? तात्या टोपे जी को। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण, यहां पर देखिए शब्द लिखा है, महत्वपूर्ण व शक्तिशाली देवता। भील जनजाति के महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता राजापंथा है। कौन से हैं? राजापंथा। हमने बेगाओं की बात करी थी, बेगा जनजाति की, तब मैंने कहा था बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता है। गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं भील जनजाति के महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता राजापंथा को पूजा जाता है, और भीलों के जो गांव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। दापा प्रथा, ये दापा प्रथा क्या है भाई? अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, क्योंकि ये प्रथा है बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी, लेकिन इसमें कुछ नया हुआ है। क्या हुआ? दापा प्रथा, एक्चुअल में ये प्रथा है भील जनजाति में कि वधु पक्ष वर पक्ष से दहेज लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दापा प्रथा को विनिमय प्रथा भी कह सकते हैं। विनिमय प्रथा मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को ब्याहता है तो वो पुत्री को जब देता है तो उसके एवज में वो धन लेता है, तो ये विनिमय है। जब पुरानी भाषा में जब किसी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, आज हम ये मार्कर खरीदने जाते हैं तो हम इसे रुपया देकर लाते हैं। आज मैं बोर्ड खरीदने जाऊंगा रुपया, कपड़ा, चप्पल, जूते, कुछ भी खरीदने जाऊंगा रुपया देकर मैं चीज लेकर आऊंगा। पहले होता था कि अगर आपको गेहूं खरीदना है तो आपके पास मक्का है, मक्का दे दो, गेहूं ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ऐसा था, पहले एक जोड़ी चप्पल खरीदनी है, आपके पास में क्या है? गेहूं है, तो आपने एक वस्तु दी, दूसरी ले ली। उसी तरह से आपने पुत्री दी तो धन ले लिया। दापा प्रथा अक्टूबर 2016 में, यही अभी 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, 4 साल भी नहीं हुए, अक्टूबर 2016 में इस दापा प्रथा के उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, उन्मूलन का मतलब होता है मेरे भाई समाप्त करना। इस दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अभियान चला है जिसका नाम है साथीदार अभियान। कौन सा है? साथीदार अभियान। तो 100% तौर पर इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दापा प्रथा का संबंध किस जनजाति से? जनजाति के प्रश्न बहुत कठिन होते हैं। दापा प्रथा का संबंध भील जनजाति से है। दापा प्रथा क्या है? तो वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष से दहेज मांगना दापा प्रथा है। इसका उन्मूलन के लिए 2016 में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या है? साथीदार अभियान। या पूछा जा सकता है साथीदार अभियान का संबंध किस जनजाति से या किस प्रथा से? तो दापा प्रथा, भील जनजाति। ठीक है, आइए मेरे भाई आगे। पिथौरा शैली, पिथौरा शैली में आपको पिछले उसमें भी पढ़ा चुका हूं, आपको भील जनजाति की जब चर्चा अलीराजपुर में की थी। पिथौरा शैली एक चित्रकला है, चित्र शैली है। अरे ये देश नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चित्रकला है, जिससे मुगलों के दरबार में भी खूब सराहा गया था और खूब इसका बड़ा बड़ा चढ़ाकर वर्णन भी किया गया और इसकी खूब तारीफें भी लूटी गई है। पिथौरा प्रथा भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। पिथौरा प्रथा का संबंध, पिथौरा चित्रशैली का संबंध किस जनजाति से है? उत्तर होगा भील जनजाति। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, भगत, भगत मदवो, मदवी कहते हैं ना, भगत मदवी, ये भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति कहलाता है। गमेती गांव का मुखिया कहलाता है, लेकिन जो भगत होता है वो गांव का सबसे, वो भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति कहलाता है, अर्थात पूजन अर्चन करने वाला। अब इधर आइए, एक प्रश्न ये मुझे बहुत नया मिला कि सिंदूरी क्या है? मतलब ऐसा तो आप नहीं बता सकते, लेकिन आपसे पूछेगा भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? तो भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? तो भील जनजाति के संदर्भ में जो सिंदूरी है, भील स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली गहरे रंग की एक साड़ी है। भील स्त्रियों के द्वारा गहरे रंग की जो साड़ी पहनी जाती है वो सिंदूरी कहलाती है। और वहीं याद रखना, जो भील जनजाति की दुल्हन, जो भील जनजाति की बहनें विवाह के समय में जो साड़ी पहनती या जो वस्त्र पहनती है, साड़ी तो नहीं कह सकता, जो दुल्हन द्वारा पहना गया वस्त्र होता है भील जनजाति में, वो पीरिया कहलाता है। और भील जनजाति की महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है, वो स्त्रियों द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है गहरे रंग की, वो सिंदूरी कहलाती है। याद रखना, भील जनजाति की महिला एक प्रकार का और वस्त्र पहनती है जिसे अंगरखा कहते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या कहते हैं? अंगरखा। अंगरखा क्या कहा जाता है? अंगरखा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक और वस्त्र। आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसमें जो 5 से 7 प्रश्न है वो अभी मैं आपको यहीं पर लिखवा रहा हूं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1 सेकंड में। ठीक मेरे दोस्त, मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि अब और हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति से ही कुछ खास प्रश्न जो हमसे पूछ लिए जाते हैं।
हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा रहे जो परीक्षाओं में पुराने पेपर्स में पूछा गया हो या पूछ लिया जाए और हमसे ना बने। बड़ा सुंदर इतिहास है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। एक से एक नायक हुए हैं, एक से एक प्रणेता हुए हैं इसमें। अभी मैं बहुत सारे जनजातियों के इतिहास के बारे में बहुत तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुछ कुछ पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया है पढ़ने में। तो जितने भी आदिवासी भाई हैं जो भील जनजाति से ना होकर जो अन्य जनजातियों से, उनसे भी मैं कहूँगा आप अपनी जाति जनजातियों का इतिहास पढ़ें। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास है। आपको खुद को मज़ा आएगा और जानकर खुशी भी होगी, ठीक है, कि हमारे पूर्वज क्या थे। अब बात करते हैं शब्दावली। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भील जनजाति में कुछ माने जाते हैं। जैसे कि एक शब्द मैंने आपको बताया, मामा सबसे सम्मान सूचक शब्द होता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताता हूं, फाइरे। कौन सा होता है? फाइरे। ये फाइरे क्या है? तो याद रखना, ये भील जनजाति का रणघोष है। रणघोष समझते हैं? रण मतलब होता है रणभूमि, अर्थात युद्ध की भूमि, और युद्ध की भूमि में जाने के बाद में जो घोष होता है ना, जैसे शिवाजी कहते थे जय शिवाजी जय भवानी, हर हर महादेव, उसी तरह से इनका रणघोष क्या है? फाइरे। समझ में आ रहा है? दूसरा देखेंगे, भील पांडा क्या है? तो भील पांडा याद रखिएगा, सम्मान सूचक शब्द है। सम्मान सूचक शब्द, भील पांडा भील जनजाति का एक सम्मान सूचक शब्द है, ठीक है। अब देखिए, विवाह की बात करें तो कई तरह के विवाह भील जनजाति में प्रचलन में है, लेकिन कुछ खास विवाह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा याद रखिएगा, गोल गधेड़ो विवाह। ये एक विवाह प्रथा है जो होती है, पहले कहते थे, अब तो शायद वहां से शुरू नहीं होती। गोल गधेड़ो विवाह जो है वो भगोरिया, आपने हाट सुना होगा, भगोरिया का मेला। हाँ, तो ये गोल गधेड़ो विवाह होता है भील जनजाति में। कौन सा होता है? गोल गधेड़ो विवाह होता है। एक नात्रा विवाह होता है, नात्रा विवाह। और नात्रा तो आप जानते ही, अधिकतर कई जगहों पर होता है, जाति जनजाति जो नहीं वहां पर भी होता है। वो छोरी को नात्रो करी दी जो, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं, हमने सुना है, ठीक है ना। एक होता है विनिमय विवाह, अभी मैं चर्चा कर ही रहा था। विनिमय विवाह मतलब बेटी देने के बदले में धन लेना, ठीक है ना। विनिमय मतलब अदला बदली होती है, ठीक है। या फिर विनिमय का एक अर्थ और समझा जा सकता है, बेटी देना तो उसके एवज में बेटी लेना, अर्थात किसी का एक लड़का है, किसी की एक लड़की है, और दूसरे पक्ष में भी एक लड़का है बुरा सा, एक लड़की है बुरी सी। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा इसका विवाह अगर हम इससे कर दें और इसका विवाह हम इससे कर दें, तो बोले ठीक है, बढ़िया, 2 ही घर बच जाएंगे। ये भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लेन देन होता है कुल मिलाकर विनिमय का मतलब। और एक होता है घुसपैठिया विवाह। कौन सा होता है? घुसपैठिया विवाह। तो विवाह के संदर्भ में भील जनजाति में याद रखिएगा। हाँ, एक बात और आप याद रखिएगा, फिल्म की बात निकली है तो याद रखिएगा, फैसला। फिल्म का नाम है फैसला मूवी। ये बनाई गई झाबुआ में। कहां पर बनाई गई? झाबुआ में। ये भीली भाषा की पहली फिल्म है, याद रखिएगा। भीली भाषा की दुनिया की पहली फिल्म है, भीली भाषा की दुनिया की पहली फिल्म है। नाम है क्या? फैसला। और इस फैसला फिल्म में क्षेत्रीय कलाकारों को ही इसमें शामिल किया गया था, अर्थात उस जो क्षेत्र के थे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े हीरो को बुलाया गया, हीरो हीरोइन बुलाए गए, जो क्षेत्र के लोग थे, जो जानते हैं। इसका उद्देश्य था, इसके जो डायरेक्टर है वो मुंबई के रहने वाले हैं, ठीक है ना। उनका नाम है कैलाश तिवारी। क्या नाम है? कैलाश तिवारी।
जो कैलाश तिवारी जी है उन्होंने ही ये फिल्म लिखी है, निर्देशन भी किया है। कैलाश तिवारी जी का कहना है कि हम ये जानना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इस परिवेश में लोग बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं, उसको यथार्थ में कैसे लोगों के सामने बताया जाए। तो पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला झाबुआ में बनाई गई, भीली भाषा की, और कैलाश तिवारी इसके डायरेक्टर थे। ये विवाह के संबंध में लिखा है, ये शब्दावली के संबंध में लिखा गया है। ठीक है, अब यहीं से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कड़कनाथ चिकन की हम बात कर चुके हैं, अर्थात कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है, ये मैं आपसे बात कर चुका हूं। कड़कनाथ मुर्गा आकार में बड़ा होता है, कड़कनाथ मुर्गा रंग में काला होता है, मांस काला होता है, रक्त भी काला होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, अन्य चिकन से महंगा आता है, स्वाद में अत्युत्तम होता है। इसका मतलब मेरी नियत पे शक मत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, और जीआई टैग देने का फायदा यही है कि कड़कनाथ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब हर कोई बॉयलर चिकन वाला अपने बोर्ड नहीं लगाएगा कि यहां कड़कनाथ चिकन बेचा जाता है, वरना सजा हो जाएगी। उसके पास लाइसेंस होगा तो ही कड़कनाथ के नाम से बेचेगा। समझ में आ रहा? कड़कनाथ ऐप भी सरकार द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, जिससे आप चिकन खरीद सकते हैं। और बोल रहे होंगे क्या जानकारी दी सर, मजेदार। उधर ध्यान मत दो, इधर दो, ठीक है ना भाई। चलो, काशुमार, काशुमार, भील राजा, भील राजा काशुमार। जैसे मैंने शुरुआत में कशुमर लिखा था, मैं वही कह रहा था, कशुमार और काशुमार आप याद रखिएगा, ठीक है ना, डाउट आपका यहां भी क्लियर हो जाए। काशुमार और बालून, भील राजा काशुमार और बालून ने क्या किया, अपनी राजधानी भागोर, अपनी राजधानी भागोर में एक हाट बोले तो एक मेला आयोजित करवाया, एक मेला आयोजित करवाया, और वही मेला आज की तारीख में कहलाता है भगोरिया मेला। कौन सा कहलाता है? भगोरिया मेला। ये भील राजा थे जिन्होंने प्रारंभ करवाया था। इससे पहले भी मेले राजा भोज के समय से लगाए जाते थे, जिसे भोंगरिया या भगोरिया कहा जाता था। याद रखिएगा, भगोरिया मेला, यहां से अंडरलाइन करना, भील जनजाति का, भील जनजाति का, भील जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का एक पर्व है भगोरिया पर्व जो है। इस भगोरिया पर्व को होली से 7 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व प्रारंभ किया जाता है, 7 दिन पूर्व प्रारंभ किया जाता है। यह बताना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि किस समय पर लगाया जाता है कोई मेला और कितने दिनों तक चलता है, इससे संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो भगोरिया पर्व के संबंध में याद रखिएगा, 7 दिन पूर्व लगाया जाता है, 7 दिन चलता है, 7 दिन चलता है भगोरिया पर्व, 7 दिन चलता है। किस समय पर चलता है? तो ये अंडरलाइन करके बता रहा हूं मैं, होली के समय पर चलाया जाता है। भगोरिया पर्व जो होता है वो 3 श्रेणियों में बटा होता है। कितने में बटा होता है? 3 श्रेणियों में बटा होता है। पहला होता है गुलालिया, गुलालिया, फिर होता है गोल गधेड़ो, गुलालिया, गोल गधेड़ो, और फिर तीसरा होता है उजाड़िया। कौन सा होता है? उजाड़िया। समझ में आ रहा है? कहते हैं कि जो भगोरिया पर्व है वो प्रेम का पर्व है। पुराने समय में युवक युवतियां मेले के पहले दिन दूसरे दिन तक एक दूसरे को गुलाल लगाते थे, अर्थात जिस पुरुष को जो महिला या स्त्री पसंद आती थी, जो नवविवाहित विवाह करना चाहते थे, जो कुंवारे हैं, वो एक दूसरे को गुलाल लगाते थे। अगर दोनों एक दूसरे को गुलाल लगा दे तो एक दूसरे की रजामंदी पसंद मानी जाती थी। कहीं तथ्य मिलता है कि जो लड़का होता था वो लड़की को पान का बीड़ा देता था, और अगर वो लड़की पान का बीड़ा स्वीकार कर लेती थी, इसका मतलब है कि उसने उसका जो उसने जो बात कही अपने मन से उसे स्वीकार कर लेती थी। लेकिन विद्यार्थी बताते हैं कि सर अब ऐसा कोई जुमला नहीं होता है, सब रजामंदी से होता है, माता पिता आपसी परिवार की रजामंदी से होता है, और वास्तविकता में यही सही है। मान्यताएं हैं जो मान्यता ही रह गई है। तो गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, ये 3 भाग होते हैं। इससे मिलकर आपका भगोरिया मेला लगता है। ये भगोरिया मेला सिर्फ झाबुआ में नहीं लगता है, मैंने आपको अलीराजपुर में भी पढ़ाया है, तो अलीराजपुर में भी लगता है,
झाबुआ में भी लगता है, बड़वानी में भी लगता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वालपुर, अलीराजपुर का वालपुर का मेला, जिसे हम कह सकते हैं विदेशी सैलानी लोग आते हैं, ठीक है। तो भगोरिया पर्व के संबंध में भी आपको याद रखना है। भगोरिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो भगोरिया नृत्य का संबंध फिर याद रखिएगा भील जनजाति से है। भगोरिया पर्व का संबंध किस जनजाति से है? तो भगोरिया पर्व का संबंध भी भील जनजाति से है, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 आपको पर्यटन स्थल बता देता हूं, कुछ खास खास जगह है जो है कहां पर, झाबुआ में। सबसे पहले तो जो भी झाबुआ के उनके मुंह पर भी एक नाम आता है, देवझिरी। देवझिरी शिव मंदिर, देवझिरी शिव मंदिर एवं झरना। देवझिरी शिव मंदिर अर्थात भगवान भोलेनाथ का अति प्राचीन मंदिर है, जहां शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर बड़ी भीड़ लगती है, श्रद्धालु लोग एकत्रित होते हैं। तो देवझिरी पर्यटन केंद्र की बात करा जाए तो यह भी कहां पर होगा? यह होगा झाबुआ में। एक होता है, एक जगह और है देवफालिया। देवफालिया कौन सी जगह है? देवफालिया। नाम पूरा है देवफालिया इको पर्यटन केंद्र। कौन सा है? देवफालिया इको पर्यटन केंद्र। एक है बाबा देव समोई। बाबा देव समोई, बाबा देव समोई एक पर्यटन केंद्र है झाबुआ में, यह भी याद रखिएगा। हाथी पावा, हाथी पावा और पीपल खूटा पहाड़ी। हाथी पावा और पीपल खूटा पहाड़ी कहां पर है? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर दीजिएगा आप झाबुआ, ठीक है ना। याद एक याद रखिएगा राजा का महल। कौन सा है? राजा का महल। राजा का महल मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। बहादुर सागर झील, याद करो लेक्चर की शुरुआत में। अरे इतना जल्दी भूलोगे? आप सोच रहे हैं अरे सर ये क्या क्या 40-40 50-50 मिनट के वीडियो। ओ भैया मेरे भाई, क्लास में तो 1-1 घंटे पढ़ते हो, 5-5 लेक्चर और पहले के पढ़ते हो, तो ये 40 मिनट में दिक्कत क्या है मेरे दोस्त? तो राजा का महल ये वही जो बहादुर सागर झील है वहीं पर है, ठीक है ना। उसके उत्तर में बना है। इसकी जो है ना दीवारें मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी की दीवारें। कुछ आवाज अगर आपको एक्स्ट्रा आ रही हो तो उसके लिए खेद है मुझे, ठीक है। मिट्टी की दीवारें राजा महल में। धमोनी तालाब, धमोनी तालाब, कौन सा तालाब मेरे दोस्त? धमोनी तालाब। ये भी कहां पर मिलेगा आपको? झाबुआ जिले में मिलेगा, ठीक है। फिर है संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन सिद्ध हनुमान मंदिर, सिद्ध हनुमान मंदिर, संकट मोचन सिद्ध हनुमान मंदिर। और एक है कालका माताजी का मंदिर, कालका माताजी का मंदिर, कालका माताजी का मंदिर। ये देखो दोस्त मेरे, जितने भी आपको पर्यटन क्षेत्र में लिखवा है आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। पेटलावद में मोहनकोट गांव है एक, पेटलावद तहसील है ना, पेटलावद के बारे में पढ़ा है। पेटलावद यहीं पर है, मोहनकोट गांव, मोहनकोट गांव, यहां पर भी बढ़िया पर्यटन स्थल मिलेगा। पेटलावद से याद रखिएगा, सुनो सुनो लास्ट में सुनो, 2015 में याद होगा आप सभी को, 2015 में एक बड़ा विस्फोटक हादसा हुआ था जिसमें 79 लोगों की मौके पर जान चली गई थी और 70 लोग घायल हुए थे। याद है आपको? राजेंद्र नाम के व्यक्ति को दोषी माना गया था जिसकी तलाश जारी थी। तो तलाश में कहते हैं कि वो खुद ही उसमें उस हादसे में मारा गया है, कुछ कहते हैं गायब है। तो 2015 में एक धमाका हुआ था, तो वो धमाका पेटलावद में हुआ था, वर्तमान में झाबुआ में आता है। इस तरह से झाबुआ जिला आपका हुआ समाप्त। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सबसे बढ़िया पढ़ाओगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।